खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। इस समय हिसार में मौजूद हैं और सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर हैं। हमारे साथ में रमेश पुनिया जी है। इनकी एक पोस्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें इनके साथ में सबसे लास्ट में बात हुई थी सोनाली फोगाट जी यहाँ की, तो काफ़ी डिटेल से बात हुई होंगी। शायद पोस्ट में वो इतनी डिटेल से नहीं बता पाए होंगे, तो बातचीत करांगे। स्वागत है जी आपका हमारे साथ। धन्यवाद बहुत बहुत। रमेश जी, आपकी एक पोस्ट थी जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने देखी थी, उसके बाद मैं वीडियो बनाई थी कि रमेश पुनिया जी के साथ में बात हुई थी करीबन 12 मिनट तक, और उसमें ये बातें हुई थी। तो वास्तव में क्या कुछ बातें हुई थी, एक बार थोड़ा सा डिटेल दर्शकों को बताओगे? नहीं, इतवार को उनका 12 बजे मेरी उनसे बात हुई थी। पहले मैसेज भी आदान प्रदान हुआ था, उसके बाद मेरी उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने मेरे को सारी परिस्थितियों से अवगत कराया था जो अब तक हुई है परिस्थितियाँ। पिछले दिनों जो प्रकरण हुआ है, एक कांग्रेस के विधायक का बीजेपी में आना और फिर उनके साथ उनके ऊपर प्रेशर पड़ना, भाई उनके साथ क्या उनको लगा, उन्होंने सब कुछ मेरे साथ शेयर किया था। भाई मैं बड़ी परेशान हूँ क्योंकि मैंने एक राजनीतिक ज़मीन तैयार की है। बिल्कुल। और जो आदमी राजनीतिक ज़मीन तैयार करता है और उसको खड़े टाइम पे एकदम उसको ये लगता है अब तेरी बारी जाने की है, और जब उसका मात्र 2 साल रह गए नए चुनाव आने को, तो उसको ये लग रहा था भी मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ। तो वो इस बात के प्रति बड़ी चिंतित थी और मेरे से वो अक्सर डिस्कस राजनीतिक रूप से कर लेती थी, क्योंकि मेरा उनसे परिचय 2016 से है, जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी। मेरे एक पारिवारिक मित्र हैं सुधीर डबास जी, मेरा उनके साथ यहाँ पे फार्म पे डेथ के बाद आना हुआ था। और जब कप्तान सिंह सोलंकी जी यहाँ आए थे अफसोस करने उनके हस्बैंड की डेथ पे, तो तब मेरा उनके साथ मिलना हुआ था। ओके। और तो तभी से मैं उनके साथ, क्योंकि मैं खुद छात्र राजनीति मैंने की है सन 1986 से लेकर 1996 तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है। तो इस नाते मेरा भी एक थोड़ा अनुभव रहा है, छात्र राजनीति का रहा है, चाहे इस राजनीति का रहा। तो आपके साथ जब बात हुई थी तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया था कि उनका मेरे पास में फ़ोन आता है बार बार, जो या हम बीजेपी हाईकमान जो हरियाणा है उनका आता है किसी प्रकार से? देखो, मैं इसका कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता, वो इस दुनिया में नहीं है और अभी तो उनका संस्कार भी नहीं हुआ है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो इस बात से बड़ी चिंतित थी। भाई मैंने इतनी मेहनत की, इतनी दबंगता से लड़ाई लड़ी, अफसरों से लड़ाई लड़ी, उनके खिलाफ केस भी दर्ज करवाया, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, भी मैं आदमपुर की जनता के लिए खड़ी रही। और एकदम आके कोई हरी भरी फसल काट के ले जाने की कोशिश करे तो उसको दुख तो होगा ना। तो उसको यही दुख था भी मेरे ऊपर प्रेशर है, भी आप राजनीतिक मीटिंग कराओ। जो पूर्व विधायक कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं, उनके अपने उनके वर्करों को अपने वर्करों को उनसे मिलवाओ, ये प्रेशर तो था ही उनके ऊपर, और ये उस बात का उन्होंने जाहिर भी किया था मेरे सामने। तो बात करते हैं जिस प्रकरण की अभी चली हुई है चर्चा, सुधीर के बारे में आप क्या कुछ कहोगे? सुधीर सांगवान के बारे में कि भाई कब वो उनकी ज़िंदगी में इंटर हुए और क्या कुछ प्लान रहा, क्योंकि आप काफ़ी नज़दीक रहे हो। नहीं, वो इलेक्शन, आदमपुर के इलेक्शन में इनके नज़दीक आया था, क्योंकि आदमपुर इलेक्शन में भी 1-2 बार मेरी बात हुई, तो उसने मेरे से बात कराई थी। सुधीर नहीं, बोले जी मैं सुधीर सांगवान बोल रहा हूँ, मैडम आपसे बात करेंगी, तब भी मेरे से बात कर लेती थी वो। और उसके बाद मैं उनसे मिला नहीं था सुधीर सांगवान से, लेकिन एक हमारे चेयरमैन थे, उनकी बेटी की शादी थी, तो वहाँ उन्होंने मेरे को इनसे मिलवाया था। फिर मैंने उससे पूछा भी आप कौन से कहाँ के हो, क्या कौन सा गाँव आपका? तो उसने बताया मैं खेड़ा का रहने वाला हूँ, नूरन खेड़ा। मैंने कहा नूरन खेड़ा के हो क्या? कहता हाँ जी, नूरन खेड़ा का। क्योंकि मैं सोनीपत के मोस्टली गोहाना के आसपास के एरिया से परिचित हूँ, तो इसलिए ये मैंने उनको पूछा था। और फिर मैंने पूछा आप क्या करते हो, तो उन्होंने बताया मैं वकील हूँ, वकालत करता हूँ। तो और इससे ज़्यादा मेरी सुधीर सांगवान से कभी कोई बात नहीं हुई। परिवार वालों का भी आरोप है कि भाई जो सुधीर सांगवान है हमारे परिवार को उनसे जुदा करने वाला, अपने रिश्तेदारियों को उनसे जुदा करने वाला, यहाँ जो काम करने वाले वर्कर हैं उनको जुदा करने वाला, एक प्री प्लान के तहत सुधीर सांगवान ही है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक हरियाणा सरकार में चेयरमैन है, उनसे एक निजी बातचीत में मुझे पता लगा कि वो जब भी आदमपुर जाती थी तो वो फ़ोन वो उठाता था और वो मिलने नहीं देता था आदमपुर के खास जो उसके संपर्क के लोगों को। तो ये बात तो उनके सामने आ ही रही है, भी वो परिवार वालों को दूर रखता था। जैसे उसके भाई ने बताया, मेरे को भी बात नहीं करने देता था, फ़ोन वही उठाता था।
तो कहीं ना कहीं तो उसका रोल है। और फिर दो गए हैं साथ में, और घर वालों को ये अंदेशा था अभी चंडीगढ़ गई है और वो गई हुई गोवा मिली, तो नेचुरली कोई ना कोई तो कारण रहा है ना इसमें कोई। और एक जो आदमी है उसमें एक ऐसे इंसान का पीएस रहा है, एक इंसान जो इसके साथ था मौके पे, बड़ा चर्चित सा आदमी रहा है वो, जिसका नाम आ रहा है इसमें सुखविंदर सांगवान, सुखी जो नाम ले रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो दाल काली है, या सारी दाल ही काली है। इस बारे में मैं तो यही कह सकता हूँ कि पूरी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हो सकता है किसी राजनीतिक पार्टी ने एक परिप्लान तरीके से उन्हें देखो, ये हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। जो दो शख्स हैं मौके पे वो उसके साथ गए हैं, और प्लान जब चंडीगढ़ का था और पहुंच गई गोवा, तो दो शख्स को ही पहले सबसे पहले। अच्छा, फिर दूसरी बात, आप कोई बीमार होता है तो उसको तुरंत आप एम्बुलेंस में इन्फॉर्म करोगे, होटल में इन्फॉर्म करोगे, वो वहाँ ठहरी हुई थी तो उसको बताओगे भी, तो उठा के ले जाओगे। जब डेथ होने के बाद उसको लेके जा रहे हो तो इसका मतलब कहीं तो कहीं सस्पेंस है ना। जब वो लेके गए तो उसमें ये लिखा आ रहा है भी ब्रोड डेड, वो तो जब पहुँचे हैं तो ब्रोड डेड थी वो। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसका जांच होनी चाहिए, और इसमें पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो जो उनने बयान दिया है कि भाई सारी रात हम बोल रहे हाँ बतड़ा यहाँ सारी बात हुई है, लेकिन सुबह 5-7 मिनट के लिए मैं बाहर गया तो जब मैं आया तो डेड मिली। तो देखो ऐसा है, पूरी रात बतलाने वाली बात ये आपको जचती है क्या? बिल्कुल नहीं जी। फिर ये तो एक बाद में मिट्टी डालने वाली बात करी गई है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। यदि आदमी बीमार है तो वो डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करेगा। जिस होटल में रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं आप, उसमें आप रिसोर्ट में पूरी सुविधा होती है, आप तुरंत उनको इन्फॉर्म करो, वो तुरंत डॉक्टर बुला के देंगे या तुरंत डॉक्टर के पास शिफ्ट करेंगे। जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जब उसको ब्रोड डेड ही ले जाया गया, तो कहीं ना कहीं तो दाल काली है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, इसलिए मेरा यह अंदेशा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, और इसका पूरी जांच होनी चाहिए ताकि परिवार को न्याय मिल सके, उसकी बच्ची को न्याय मिल सके, उसकी माँ को न्याय मिल सके। एफआईआर में एक लाइन लिखी गई है कि उसके पास में जो दुष्कर्म करने की, जो बलात्कार करने की जो क्लिप है वो थी, और उसके साथ में वो ब्लैकमेल करता था। देखो, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनके परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं। इस बारे में मेरे को कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ना मैंने इस बात पे की, क्योंकि एक निजी जो चीज़ मैं नहीं चाहता भी मैं इस बात से अपने मुंह से बोलूँ। मेरी तो ये सोच है कि 2 बंदे उसके साथ गए हैं, 2 कमरे बुक करे हैं, और एक वो ठहरी है साथ में, तो कहीं ना कहीं इसमें जांच जरूर दाल काली है, कहीं ना कहीं इसमें मामला गंभीर है और संदेहास्पद है, मिस्ट्री है, मर्डर मिस्ट्री है। तो इसमें जांच होनी चाहिए। इसमें ये बिना पोस्टमार्टम हुए डीजीपी का ये बयान कि इसका हृदयघात से निधन हुआ है, आप बिना किसी के पोस्टमार्टम किए कैसे रिपोर्ट आई बिना कैसे कह सकते हो हार्ट अटैक से मरी है या हार्ट फेलियर से मरी है? मुख्यमंत्री जी का बयान आना कि ये तो हार्ट अटैक से मरी है, हार्ट फेल से मरी है, कैसे कह सकते हो? उस बॉडी को आपने अब तक देखा भी नहीं और बयान दे देते हो भी ये हार्ट अटैक से मरी है। इसका मतलब तो आप साफ सुथरे शब्दों में मिले हुए हो, बिल्कुल बिल्कुल पीड़ित पक्ष के खिलाफ कार्य कर रहे हो। अब आज उसका पोस्टमार्टम हुआ है, उसकी रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट आने के बाद ही एक्चुअली पोजीशन क्लियर होगी ना, उसकी डेथ किन वजह से हुई है। हो सकता है उसको पिछले 3 साल से वो साथ था तो स्लो पॉइजन दिया जा रहा हो, क्या कह सकते हैं इस बारे में? ये तो रिपोर्ट आएगी तो ही पता लगेगा ना। और इस बात को मिट्टी डालने वाली बात कर रही है जो गोवा सरकार ने किया है। उन्होंने बयान जो दिया है अभी, वो हृदयघात से लगता है पहली दफ़ा देखने में, चोट के निशान नहीं। चोट जरूरी थोड़ी ना होती है, चोट जरूरी थोड़ी ना होती है मारने के लिए, आदमी का किसी भी तरीके से मर सकता है। बिल्कुल। तो आपकी एक पोस्ट का ऊपर मैं फिर से सवाल करूंगा कि आपने एक पोस्ट शेयर करी थी कि भाई जिस दिन डेड बॉडी का पता चला है कि भाई ऐसे हृदयघात से वो हो गई है, और उसी दिन जो मुख्यमंत्री जी के साथ में कुलदीप बिश्नोई जी की मुलाकात हुआ है आदमपुर चुनाव को लेकर, तो आपने पोस्ट शेयर करी थी कि इनको चुनाव की पड़ी है, जबकि इनकी पार्टी की एक आज भी कह रहा हूँ, मैं अपने बात पे कायम हूँ। जब तक उसका संस्कार नहीं हुआ, आदमपुर के लोगों को, ख़ास तौर पर आदमपुर के नेताओं को कोई भी राजनीतिक प्रोग्राम नहीं करना चाहिए था। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, मैं आज भी कह रहा हूँ। अभी तक तो उसका संस्कार नहीं हुआ, और वो चाहे मैं नहीं जानता इस बात पर, ना मेरा उनसे कोई वास्ता रहा है कि उनकी क्या सोच है मेरी। मैं अपनी सामाजिक सोच कहता हूँ, आदमी की ज़िंदगी में 2 ही चीज़ होती है, सुख और दुख। सुख पे ना पहुँच पाए, दुख पे जरूर पहुँचे। अब 3 दिन से कोई दुख पे नहीं पहुँचा है तो कहीं ना कहीं इस बात का दुख परिवार को होता है। हाँ,
तो मुझे लगता है तो होना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक दल की आप बात करा, सत्ताधारी पार्टी की बात करा, उससे कोई ऐसा चेहरा यहाँ पे आज तक नहीं में आया है। उस बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। हर आदमी की सामाजिक सोच होती है, कोई सारा थोड़ा ना सारा संसार एक किसी की डेथ पे चला जाता है। वो तो उनको अपना सोचना है सामाजिक वो है कि नहीं है, वो इस दायरे में जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन मैं अपनी बताता हूँ, मैं हर जगह पहुँचने की कोशिश करता हूँ जिनसे मेरा संबंध रहा है, चाहे राजनीतिक रहा हो, चाहे सामाजिक रहा हो, चाहे पारिवारिक रहा हो। ये मेरी अपनी सोच है, मैं अपनी सोच के बारे में कह सकता हूँ। अब उसके बारे में तो जिस आदमी का आप नाम ले रहे हो वो तो कभी किसी के डेथ पे गया ही नहीं है, पिछले दिनों ही जाना शुरू किया उसने, तो इस बारे में क्या कह सकता हूँ। तो हमारे साथ में रमेश पूनिया जी थे और इनकी जो पोस्ट थी वो काफ़ी वायरल रही थी और उसमें काफ़ी कुछ राज था जो सामने निकल कर भी आया था और उसके बारे में चर्चाएं भी चली हुई हैं। तो आप इस बारे में क्या कुछ समझते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।